ड्रॉपिंग अ सेगमेंट। ओके, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर एक पूरा सेगमेंट आप ड्रॉप कर दें, मतलब यू हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कोई एक प्रॉफिट नहीं कर रहा। सो वेदर वी शुड ड्रॉप इट और रिटेन इट, उसको रखें या उसको हटा दें। अब हो सकता है कि इट माइट लुक टू यू, इट माइट सीम दैट इट्स बेटर टू ड्रॉप इट, but if you look at it from the point of view of decision making, then your decision would be different। ठीक है, अगर कोई चीज लॉस कर रही है, एक सेगमेंट है पिछले कई सालों से लॉस कर रहा है, या एक प्रोडक्ट है पिछले कई सालों से लॉस कर रहा है, तो आप लोग का डिसीजन क्या होगा कि उसको खत्म कर देना ताकि लॉस ना करे। ठीक, लेकिन इस तरह नहीं करना, आपने इस तरीके के मुताबिक करना जो भी मैं सिखाने वाला हूं। सही है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, अच्छा वो बाद में, पहले ये स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। One of the most important decisions managers make is whether to add or drop a business segment। ठीक है, सेगमेंट, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट लाइन, डिफरेंट चीजें, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और आपने इन पार्ट्स को देखना है कि ये पार्ट्स आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं है, whether they are making profits or losses। लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कोई सेगमेंट प्रॉफिट कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपने डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और डिसीजन मेकिंग में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोग क्या चीज देखेंगे? डिसीजन मेकिंग में हम लोगों ने क्या कहा था, हम क्या चीज देखेंगे? क्या चीज देखेंगे? किसी को याद है? रेलेवेंट। अच्छा, रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट होती है? रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट होती है? क्या कहा हमने? विच इज नहीं याद किसी को भी? विच इज डिफरेंशियल। ये वर्ड याद है किसी को? हाँ, डिफरेंशियल का क्या मतलब कहा था हमने? डिफरेंशियल हमने क्या कहा था? विच इज, You cannot avoid it. ना ना ना, विच इज डिफरेंशियल, विच इज नॉट सेम, डिफरेंट हो। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि सम कॉस्ट हमेशा, सम कॉस्ट वुड बी, सब कुछ भूल गया, सम कॉस्ट वुड बी इररेलेवेंट। Yes, sir. ठीक, सिर्फ वो कॉस्ट रेलेवेंट है जो डिफरेंशियल है, या एक और हमने वर्ड यूज किया था अभी, व्हिच इज Unavoidable. अनअवॉइडेबल, Yes, sir. अवॉइडेबल। वो भी तो relevant है। अगर अनअवॉइडेबल है तो आप दोनों सिचुएशन में सेम रहेगी ना, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप वो काम करें या ना करें। इट्स अनअवॉइडेबल। तो अनअवॉइडेबल जो होती है वो होती है Irrelevant. अनअवॉइडेबल इज इररेलेवेंट। ठीक, अवॉइडेबल वुड बी रेलेवेंट। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने की थी और ये सारी यहां पर ये सारी इससे बनी थी। ठीक, हमने कहा था अवॉइडेबल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट, अवॉइडेबल रेलेवेंट है, अनअवॉइडेबल इररेलेवेंट। ठीक है, ओके, अवॉइडेबल कॉस्ट आर रेलेवेंट और फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर इररेलेवेंट। सम कॉस्ट हम लोगों ने कहा इररेलेवेंट, और फ्यूचर कॉस्ट व्हिच डू नॉट डिफर, Yes, sir. जो डिफर नहीं करती वो इररेलेवेंट है। तो रेलेवेंट कौन सी हुई? जो differ. डिफरेंशियल, ये रेलेवेंट है, और इसके साथ साथ जो कि अवॉइडेबल हो वो रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक, बाकी सारी कॉस्ट आर इररेलेवेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिंग और ड्रॉपिंग अ सेगमेंट और बिजनेस। ओके, हम लोगों ने कहा कि क्या हम किसी बिजनेस सेगमेंट को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी प्रोडक्ट को ड्रॉप करें या रखें, ये हमने डिसाइड किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि उसके अंदर हम क्या चीज देखेंगे। Due to the declining popularity of digital watches, global companies' digital watch line has now reported a profit for several years. Digital watches कम हो रही हैं, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि ये जो डिजिटल वॉच का सेगमेंट है या ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको हर साल लॉस दे रहा है। ठीक है, हर साल लॉस कर रहा है। तो अगर हर साल लॉस कर रहा है तो आप कहेंगे यार बस इसको हटा दो, आप यही कहेंगे ना कि इसको हटा दो, लेकिन पहले इसका डेटा देखें कि इसका डेटा क्या शो करता है। ओके, सो नॉट रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर सेवरल इयर्स, कोई प्रॉफिट नहीं आया कई सालों तक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू लुक एट दी डेटा, ये डेटा क्या शो करता है। ये इस तरह नहीं डिसाइड करना कि बस प्रॉफिट नहीं है हटा दो, इस तरह नहीं डिसाइड करना। ओके, सो ग्लोबल इज कंसीडरिंग ड्रॉपिंग दिस प्रोडक्ट लाइन, सो दिस कंपनी is thinking of
ड्रॉपिंग दिस प्रोडक्ट लाइन, इस प्रोडक्ट को हटा दें क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा कि आपने इस तरह डिसाइड नहीं करना, क्योंकि डिसीजन करने के लिए आपने ये देखना है, ये डिफरेंशियल कॉस्ट देखनी है, अवॉइडेबल कॉस्ट देखनी है। ये दो कॉस्ट नहीं देखनी, सम कॉस्ट नहीं देखनी, अनअवॉइडेबल कॉस्ट नहीं देखनी, इसको नहीं देखना, इसकी बेसिस पे डिसाइड नहीं करना, डिसाइड इसकी बेसिस पे करना है, इनकी बेसिस पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेटा देखते हैं, डेटा क्या कह रहा है, डिसीजन रूल। अब आप डिसीजन किस बेसिस पे करेंगे? डिसीजन रूल ये होना चाहिए, मतलब किस बात पे आप डिसाइड करेंगे। लोवेल शुड ड्रॉप द डिजिटल वॉच सेगमेंट। अब ड्रॉप कर दीजिएगा इसको अगर इफ ओनली इफ इट्स प्रॉफिट वुड इंक्रीज। अगर मैं डिजिटल वॉच को हटा दूं तो क्या मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है? क्या मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है? हम ये देखेंगे कि अगर डिजिटल वॉच को हटा देना तो अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो फिर आप डिजिटल वॉच को ड्रॉप कर दें, बेच दें, हटा दें, ठीक। This would only happen if the fixed cost savings exceed the loss contribution margin. ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा कि जो कॉस्ट आपने सेव की, the fixed cost savings, it exceeds, ये ज्यादा हो जाए किस चीज से? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस से। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपसे चला गया वो कितना है, और जो फिक्स कॉस्ट आप बचा रहे हैं वो कितना है। अगर फिक्स कॉस्ट जो आप बचा रहे हैं वो ज्यादा है और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप यूज कर रहे हैं वो कम है, तो फिर आप डिजिटल वॉच को ड्रॉप करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप डिजिटल वॉच को ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक। स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हियर इज योर डेटा, ये आपका सारा डेटा है, ठीक। डेटा क्या शो करता है? सेगमेंट इनकम स्टेटमेंट डिजिटल वॉच। ये वो सेगमेंट है जो कि आप सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप करूं या ना, ठीक है। डिजिटल वॉच का सेगमेंट है, इसका इनकम स्टेटमेंट उसने दे दिया है। ये पूरी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल वॉच का इनकम स्टेटमेंट है। ओके, इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है? सेल्स 500,000, ठीक, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब देखें ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो करता है? कंट्रीब्यूशन ना। तो आपसे मैंने पहले कहा था कि डिसीजन मेकिंग में विल बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट, ओके। सो यू नीड टू नो द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट वेल। आपको ये अच्छी तरीके से आना चाहिए ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें और इसको समझ सकें, ठीक। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहले सेल्स, देन लेस वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, देन फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल गिव यू दैट इनकम, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेल्स 500,000 लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन से? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट व्हिच इज 120,000, वेरिएबल शिपिंग कॉस्ट व्हिच इज 5,000, एंड कमीशन व्हिच इज 75,000। तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन गई? 120 plus 5 plus 75, 200,000। ये इधर आ गया, ओके। 500 minus 200, 300,000। ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सही है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया आपके पास। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद आपके पास क्या आते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? ये सारे। ये कौन कौन से? जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का ओवरहेड, ठीक, 60,000। सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर, ये जो भी आपका जो वो है सेगमेंट है, इसका कोई लाइन मैनेजर होगा, ठीक, उसकी सैलरी कितनी है? 90,000। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन इज 50,000। एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट 100,000। रेंट फैक्ट्री स्पेस 70,000। जनरल एडमिन एक्सपेंसेस 30,000। So that makes a total of, इसको सारा के लिए 60 plus 90 150 plus 50 200 plus 100 300 plus 70 370 plus 30 400 ये हो गया, ठीक। 300,000 या 3 लाख का आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सही है। उसमें से 400,000 के आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर लिए तो आपके पास कितना आ गया? 100,000 का लॉस। आपके पास लॉस आ रहा है। वो कह रहा है कि डिजिटल वॉच हर साल मुझे लॉस दे रहे हैं पिछले कई सालों से, तो क्या मैं इसको ड्रॉप कर दूं? जी क्लास, क्या मैं इसको ड्रॉप कर दूं? यस यस क्लास, यस और नो? आपसे मैंने क्या कहा, किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस से, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस से,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना लूज करेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना लूज करेगा? अगर मैं डिजिटल वॉच हटा दूं, डिजिटल वॉच को हटा दूं, तो क्या मुझे इसकी सेल जो हो रही है 5 लाख की, वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर डिजिटल वॉच को मैं हटा दूं, तो क्या इसके ऊपर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस मैं करता हूं, ये सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस ये करने पड़ेंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने पैसे मुझसे चले जाएंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, वो कितना मैं लूज कर रहा हूं? 300,000। 300,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझसे चला जाए, ठीक है। लेकिन जब 300,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन चला जाएगा, तो कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी चले जाएंगे। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, लेकिन मसला ये है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस सारे के सारे इस सेगमेंट के जरूरी नहीं है कि इसी के साथ रिलेटेड हो। इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये क्या है, ठीक है। लेट्स लुक एट दीस फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगेन। यहां पे शो हो रहा है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस 400,000, ठीक। लेट्स हैव अ लुक एट दीस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड that total fixed general factory overhead and general administrative expenses, total fixed general factory overhead, ये वाला, और दूसरा उसने कौन सा कहा है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये वाला, ये दो। इस दो बात के बारे में हम आपको क्या बता रहा है कि would not be affected if the digital watch line is dropped. ये दोनों अफेक्ट नहीं होंगे। इसका क्या मतलब? वो चेंज नहीं होंगे, वो दोनों स्टिल रहेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं डिजिटल वॉच को ड्रॉप भी कर दूं, एक्सपेंस होंगे तो ये 60,000 30,000 और ये 30,000, ये कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट होगी? ये कौन सी कॉस्ट होगी? अनअवॉइडेबल। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और हमने क्या कहा? अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? इररिलेवेंट है। तो इसका मतलब इस कॉस्ट को हटा दें, इस कॉस्ट को भी हटा दें। ये तो दो निकल गए। अब आगे देखते हैं। Okay, the fixed general factory overhead and general administrative expenses assigned to this product would be reallocated to other product lines. अब वो इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये दो क्यों इफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए इफेक्ट नहीं होंगे कि मेरी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसके अंदर मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाता हूं, तो अगर मैं डिजिटल वॉच को खत्म कर दूंगा, तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये इसकी बजाय किसी और प्रोडक्ट को चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये एक्सपेंस मेरी फैक्ट्री के लिए खत्म नहीं होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खत्म नहीं होगा। सेम कोर्स फॉर दिस वन, ये दो खत्म नहीं। अच्छा आगे जाते हैं। ये पढ़ लिया हमने। The equipment used to manufacture digital watches has no resale value or alternative use. Equipment कौन सा है? ये वो कह रहा है इसका कोई भी और इस्तेमाल नहीं, और इसको आप बेच भी नहीं सकते, इसको आप बेच भी नहीं सकते, ठीक है। इसका इस्तेमाल भी नहीं है और इसको आप बेच भी नहीं सकते। तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं है और मैं डिजिटल वॉच को ड्रॉप कर दूं, तो क्या ये खर्चा मुझे बच जाएगा? नहीं। इसका इस्तेमाल नहीं है, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं डिजिटल वॉच को बेच दूं या खत्म कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या इस इक्विपमेंट को उठाकर मैं बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये अनअवॉइडेबल है, ये एक किस्म की संक है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इसको भी उठाकर आप हटा दें। अब आगे जाए। ओके, should Lowell retain or drop the digital watch segment? अब बताएं क्या करें। अब आपके पास ये सारा डेटा है। अब मुझे बताएं क्या करूं? रिटेन करूं। क्यों रिटेन करूं? देखिए एग्जाम में मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा, एक तो ये पूछूंगा रिटेन या ड्रॉप, और एक ये पूछूंगा कि क्यों, व्हाई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कहा रिटेन, अच्छा क्यों रिटेन, व्हाई।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा होगा ज्यादा फिक्स होगा। कॉस्ट से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट इज हाउ मच? 300,000। ओके। फिक्स कॉस्ट की सेविंग्स कितनी है? ये पैसे आपको बच जाएंगे? यस ओके, ये पैसे आपको बच जाएंगे? सर। ये पैसे आपको बच जाएंगे? 260 कितने पैसे हो गए? 260 260 260 आप बचा लेंगे, यस सर। लेकिन आपसे कितने पैसे चले जाएंगे? 300,000 300,000। इसका मतलब यह है कि आपका नुकसान कितना होगा? 40 40,000 का एक्स्ट्रा नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर ड्रॉप कर दिया तो 40,000 का मेरा एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा। ठीक, यस सर। यानी अब ये ऐसा है कि अगर मैं इसको ड्रॉप ना करूं तो मैं कितना लॉस करता हूं? 1 लाख। और अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो मैं कितना नुकसान करता हूं? 140 140। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है? फिक्स एक्सपेंस कौन से फिक्स एक्सपेंस की वजह से? अनअवॉइडेबल। और वो कौन कौन सा था? 60,000 50,000 60 Wait, you are 50 50 30 30। ये कितना बना? 140 60 प्लस 50 100 प्लस 30 140। ये 140,000 मुझे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर मैं ड्रॉप कर दूं ना तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, लेकिन ये तीन चीजें नहीं हटेंगी। तो ये तीन चीजें नहीं हटेंगी तो ये तीन चीजों का नुकसान मुझे फिर भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो मुझे नुकसान कितना करना पड़ेगा? 60 प्लस 50 प्लस 30 140। और अगर मैं ड्रॉप ना करूं तो मुझे कितना नुकसान होता है? 100,000 इसका रीजन क्या है? ये वाली कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है? ये वो फिक्स कॉस्ट है जो कि खत्म नहीं होती। ठीक है, अब ऐसी फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऐसी फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ये सारी आ गई कैलकुलेशन। 40,000 आंसर था। ठीक, 300 minus 260 ये कैलकुलेशन हो गई आपकी सारी। ओके, सो यू शुड रिटेन। ओके, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा मेथड है। इससे आप क्या कर रहे हैं? पहले 100,000 और फिर अगर आप इसको ड्रॉप करें तो ये ड्रॉप की कैलकुलेशन और ये डिफरेंस जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया था, डिफरेंस तरीके से। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट के तरीके से वो आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 140। डिफरेंस 40 का है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एग्जाम में आपकी अपनी मर्जी। रीजन आप क्या देंगे? रीजन आप ये देंगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ कॉमन फिक्स कॉस्ट। ये जो फिक्स कॉस्ट यहां पे मैंने लिखी थी ना, 1 2 और 3, ये 1 ये 2 ये 3, इसको बोलते हैं कॉमन फिक्स कॉस्ट। ठीक, कॉमन फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉमन फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है? जो सारे प्रोडक्ट पूरी कंपनी को, जिस तरह एक बिल्डिंग, इस एक बिल्डिंग में आप लोग आपने रेंट पे ली हुई है, ठीक है, और रेंट है इसका 100,000, ये 1 लाख रुपए रेंट। अब इसके अंदर 4 डिग्रीज चलाते हैं। ठीक है, बीबीए, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और कौन सा है, बीएससी इंग्लिश और सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स। ठीक, 4 डिग्रीज। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें बीएससी इंग्लिश को हटा दें, बीएससी इंग्लिश लॉस कर, आप बीएससी इंग्लिश को हटा दें तो क्या आपका रेंट कम होगा? बिल्डिंग का बिल्डिंग का रेंट तो वही 1 लाख होगा, लेकिन होगा क्या कि वो 1 लाख अब 4 की बजाय 3 पे डिवाइड हो जाए। बीबीए, बीएससी इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स या जो भी आपका, ठीक है, तो आपको सेविंग नहीं हो रही कोई, सिर्फ ये हो रहा है कि वो जो कॉस्ट है वो बाकियों पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, इस ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं कॉमन फिक्स कॉस्ट। The answer lies in the way we allocate common fixed cost to our products. ये इस चीज को डिपेंड करता है। तो जब भी आपके सामने
कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपने डिसाइड करना हो कि किसी प्रोडक्ट को या किसी सेगमेंट को ड्रॉप करें या ना करें, तो आपने सिंपली नहीं देखना, मतलब आपने डायरेक्टली इस चीज को नहीं देखना। अगर आप डायरेक्ट इस डेटा को देखते जो हमने शुरू में हमारे पास था, ये डेटा, तो आपने कहा ड्रॉप कर दे, इस तरह नहीं देखना। आपने इन चीजों को देखना है, और इसके अंदर खासकर आपने देखना है कॉमन फिक्स कॉस्ट, कि कॉमन फिक्स कॉस्ट कोई है। अगर कॉमन फिक्स कॉस्ट है या अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, तो वो सारा डिसीजन आपका चेंज कर देगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर? अब देख ले क्वेश्चन कितना बड़ा है, कैलकुलेशन कितनी है, ये कैलकुलेशन सिर्फ एक लाइन की कैलकुलेशन, ठीक। और आंसर में आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि दिस इज ड्यू टू कॉमन फिक्स कॉस्ट या जो भी आप बस एक लाइन की, बस दैट्स इट। भाई ये मुझे चाहिए, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक मार्क इसका, इस चीज का, और एक मार्क इसके रीजन का। यू आर डन, यू आर डन, दैट्स इट। ठीक, ओके। लेकिन क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को गौर से देखना है। ठीक है, ओके, आगे चलिए। ये आ गया था एडिंग और ड्रॉपिंग अ सेगमेंट। अब आगे जो कैलकुलेशन है, डिसीजन है, दिस इज कॉल्ड एज मेक और बाय एनालिसिस। मेक और बाय, मेक किसे कहते हैं? बनाना, खुद बनाना। बाय किसे कहते हैं? बाहर से परचेज करना। मैं मोबाइल फोन बनाना, ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स से एक स्क्रीन होती है। अब मैं कहता हूं यार स्क्रीन खुद बनाऊंगा तो कितने की पड़ेगी? मैं हिसाब लगाता हूं, मैं कहता हूं 5 रुपए की पड़ेगी। बाहर से कितने की पड़ेगी? 4 रुपए की पड़ेगी। तो मैं कहता हूं बाहर से सस्ती मिल रही है, खुद ना बनाओ, बाहर से ले लो। यही है ना, इसी तरह होता है ना। लेकिन इस तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रेलेवेंट कॉस्ट को देखेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें किस तरह रेलेवेंट कॉस्ट को देखना है अभी लर्न। ठीक है, मेक और बाय डिसीजन। ओके, when a company is involved in more than one activity in the entire value chain, it is vertically integrated. Do you have any idea about vertical integration and horizontal integration? Idea है? Vertical integration क्या होती है, horizontal integration क्या होती है? जी, एक कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइंस में इन्वेस्टमेंट this do this एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं या रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट लाइन इस तरह कुछ था। नहीं पढ़ा? पढ़ा है? याद नहीं है? याद नहीं। देखिए वर्टिकल क्या होता है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल। ओके, वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन तब होती है जब एक वैल्यू चेन है ना, वैल्यू चेन में अगर मैं वर्टिकली जाऊंगा, सो दैट मींस आई एम लुकिंग एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब पहले एक रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद वो थोड़ा रिफाइन होता है, फिर वो किसी और चीज में इस्तेमाल होता है, फिर उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको मार्केटिंग करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर वो कंज्यूमर के पास जाता है। इसी तरह होता है ना, पूरी की पूरी एक चेन। ठीक है, अगर ये सारे काम मैं खुद करूं, एक ही कंपनी ये सारे काम करे, डाइवर्सिफिकेशन होगी ना। मैं इसका प्लास्टिक भी खुद बनाता हूं, फिर उस प्लास्टिक को खुद ही इस्तेमाल करता हूं, मोल्ड बनाता हूं, इसकी इंक भी खुद बनाता हूं, इसकी इंक इसके अंदर इस्तेमाल करता हूं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता हूं, उसकी मार्केटिंग भी खुद करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करता हूं, कंज्यूमर को भी खुद पहुंचा के देता हूं। इसका मतलब ये सब पैसे मैं खुद कमाऊंगा। अगर मैं खाली मैन्युफैक्चरिंग करूं तो मैं प्लास्टिक कहां से लूंगा? किसी और से लूंगा ना, सप्लायर से। आप लोग रॉ मटेरियल सप्लायर से लेते हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब आप सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद अपना सप्लायर हुआ तो फिर ठीक है, सप्लायर में से प्रॉफिट कमा रहा होगा ना। तो अगर मैं अपना प्लास्टिक खुद बनाऊं तो इसका मतलब ये कि वो पैसे जो सप्लायर कमा रहा है वो मैं कमाऊंगा खुद, प्रॉफिट्स मेरे ज्यादा होते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन अच्छी चीज है, आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसमें एक चीज होती है स्पेशलाइजेशन। अब एक आदमी है वो प्लास्टिक बनाता है खाली, तो वो खाली मार्कर के लिए प्लास्टिक बना के दे रहा होगा। प्लास्टिक खाली मार्कर में इस्तेमाल होगा, हजार लाखों चीजें, तो उसे कितने लोग खरीद रहे हो? बहुत सारे लोग।
लेकिन जब मैं प्लास्टिक बनाऊंगा तो वो खाली कौन बनाएगा, कौन इस्तेमाल करेगा, सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उसका अमाउंट कम होगा। जब कम होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरी नहीं होगी या कम होगी। ठीक है, सो यू गेटिंग द आइडिया। ये देखिए प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स है वर्टिकल इंटीग्रेशन के। हाँ, अगर इस तरह के मैं बहुत बड़ी प्रोडक्शन करूं प्लास्टिक की पहले और सब लोगों को भी प्रोवाइड करूं, वो खुद भी इस्तेमाल करूं, तो पॉसिबल है, लेकिन फिर ये बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट होगी, कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, ठीक है, जो प्लास्टिक भी खुद बनाती है, जो इंक भी खुद बनाती है, जो मार्कर्स भी बनाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करती है। देखिए ये सब अलग अलग चीजें, मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज है, मैन्युफैक्चरिंग मार्कर की अलग चीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक की अलग चीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंक की अलग चीज है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अलग कंपनी होगी, ठीक है, तो ये सब मिलकर फिर काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है फिर तो बहुत अच्छा है, जिस तरह बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं जो अपना सारा काम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा, लेकिन पॉसिबल, यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेक और बाय डिसीजन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है स्मूथ फ्लो ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स। मैं खुद ही अपना सप्लायर, तो सप्लाई कभी बंद होगी नहीं होगी, मैं खुद ही सप्लाई कर दिया करूंगा, खुद ही मार्कर बना दिया करूंगा। बेटर क्वालिटी कंट्रोल, ये प्लास्टिक से बना है, अगर प्लास्टिक मैं खुद बनाता हूं तो मैं अपनी क्वालिटी को खुद ही कंट्रोल कर सकता हूं। बाहर से प्लास्टिक लूंगा तो कभी वो अच्छा देगा, कभी खराब देगा, ठीक, और प्लास्टिक वाला प्रॉफिट भी मैं खुद ही कमाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे बहुत सारे फायदे हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के, आई हैव लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं हमने कहा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगी या नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब नहीं होगी तो फिर आपकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, बाय पुलिंग डिमांड फ्रॉम वेरियस कंपनीज। ये भी क्लियर हो गया? ये सारी बातें हम कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन आपको समझ आ गया ना, ठीक है, कि क्या चीज होती है? आपको समझ आ गया कि वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक, थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन अच्छी बात है। और लेकिन अगर मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन करता हूं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल शायद मुझे ना मिले, मुश्किल हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। Essex company manufactures part 4A that is used in one of its products. ये कंपनी है, ये बनाती है एक पार्ट, छोटी सी एक चीज जिसका नाम है 4A, जिसका नाम है 4A, और वो इस्तेमाल किस चीज में होता है? Used in one of its products। और मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, मोबाइल या मार्कर या जो भी है, उसके अंदर 4A इस्तेमाल होता है, ठीक। The unit product cost of this part is given over here. ये unit product cost है। Unit product cost किस चीज को बोलते हैं? Per unit cost को। ये इसकी per unit cost है। इसकी per unit cost क्या क्या है इसको देख लें। इसकी per unit cost है direct material 9, direct labor 5, variable overhead 1, depreciation of special equipment 3, supervisor salary 2, general factory overhead 10। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 30। ये किस चीज की कॉस्ट है? पार्ट 4A की, ठीक है, ये 4A की पर यूनिट कॉस्ट, यानी 4A, एक 4A कितने का बनता है? 30 रुपए। अब अगर ये 4A मुझे बाहर से सस्ता मिल जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा है ना? अगर 25 रुपए का मिल जाए तो अच्छा है, 5 रुपए बच जाएंगे ना, ठीक, तो फिर क्या करें? फिर बाजार से खरीदा करें, खुद ना बनाए, अपने हिसाब से देखेंगे। किस हिसाब से देखेंगे? किस हिसाब से देखेंगे? अपने हिसाब से। कौन से हिसाब? हमारा कौन सा हिसाब? रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी कॉस्ट ऐसी हो जो कि रेलेवेंट ना हो, तो जो रेलेवेंट नहीं होगी उसको हटा देंगे। याद है? प्रोसेस याद है? तो जो भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होगा उसमें रेलेवेंट कॉस्ट को देखना होगा, जो इररेलेवेंट कॉस्ट होगी उसको बीच में से हटा देंगे, और जो बाकी रेलेवेंट होगी उसको ऐड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। 30 पर यूनिट कॉस्ट है,
The special equipment used to manufacture part 4A has no resale value. Special equipment कौन सा है? ये इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं। तो अगर आपने कहा यार 4A बाहर से खरीद लो, तो ये जो मशीन है जो 4A बनाती है, इसको क्या करूंगा? नो रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू नहीं है, तो फिर ये तो मसला बन जाएगा। तो क्या ये कॉस्ट रेलेवेंट है? नहीं है, एक तो गई। सही है? यस सर। ओके, आगे चलें। अनअवॉइडेबल देगा। अनअवॉइडेबल, ठीक है, आगे चलें। संक है, अनअवॉइडेबल। The total amount of general factory overhead which is allocated on the basis of direct labor hours would be unaffected by this decision. Total amount of general factory overhead. General factory overhead $10. 10, ये भी अनअवॉइडेबल, इसको भी हटा दें, irrelevant, ये भी गई। आगे The 30 unit product cost is based on 20,000 parts produced each year. ये जो 30 रुपए उसने यहाँ पे कही है, ये कितने प्रोडक्ट्स के लिए? 20,000। अगर 20,000 बनाएंगे तो ये कॉस्ट आएगी, अगर 20,000 से कम बनाएंगे तो ये कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखेंगे 30 रुपीस जो है ये है फॉर 20,000 यूनिट्स। यहाँ पे लिख दें ताकि आपको याद रहे। आगे चलें। An outside supplier has offered to provide the 20,000 parts at the cost of 25 per part. चलें जी, आपको एक ऑफर आई, एक आदमी है वो आपसे कहता है कि मैं आपको 25 रुपए के 20,000 यूनिट दे दूंगा। यानी आपसे वो कितने पैसे मांग रहा है? कितने पैसे मांग रहा है? जी क्लास कितने पैसे मांग रहा है? कितने? 5 lakhs? ओके, यानी वो आपसे मांग रहा है 25 multiplied by 20,000, ठीक, which is 500,000। सही है? सही है क्लास? 500,000 उसको दे, 25 रुपए का एक मिल जाएगा, ठीक, 20,000 आपको वो दे देगा। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, और अगर नहीं आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं तो आपको कितना पड़ेगा? 30 का पड़ेगा। 20,000 बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? 600। अब बताइए क्या करें? मेक और बाय? मेक मेक और बाय? मेक। क्यों मेक? यानी तो 1 लाख का नुकसान है। सब वहाँ पे irrelevant जो cost है इररिलेवेंट कॉस्ट है। इररिलेवेंट कॉस्ट कौन सी? 10 और 313 10 और 313, तो फिर तो ये Contribution per unit cost कम हो जाएगा। 30 माइनस 30 कितनी हो गई? 17 हो गई। तो फिर आपको per unit 17 पे आएगा 3,000। पर यूनिट 17 का, क्यों पर यूनिट तो 30 का पड़ेगा यार, मुझे 17 पे कैसे पड़ेगा? नो सर वो सर ये फिक्स कॉस्ट है। कॉमन। ये फिक्स, कौन सी फिक्स कॉस्ट? कॉमन फिक्स कॉस्ट। सर अगर हम खरीदते हैं तो हमें 25 प्लस 13 टोटल हमारी कॉस्ट हो जाएगी। 25 प्लस 13 हाँ 38। ठीक है, अगर मैं खरीदूंगा ना तो मुझे उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 38। उसको कितने देने पड़ेंगे? उसको देने पड़ेंगे 5 लाख। 25 रुपए उसको देने पड़ेंगे। 20,000 खरीदूंगा, 5 लाख उसको दे, ठीक। अपनी फैक्ट्री में देखूंगा, ये कॉस्ट मुझे बच गई, बच जाएगी, ये भी बच जाएगी, यस सर। ये भी बच जाएगी। ये कॉस्ट बचेगी मुझे? नहीं, ये कॉस्ट तो मुझे करनी पड़ेगी, अनअवॉइडेबल। ये कॉस्ट भी बच जाएगी, ये भी करनी पड़ेगी। 13 रुपए मुझे तब भी करना पड़ेगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 260। 260,000। 260,000 यस सर। 260,000 मुझे तब भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कहाँ पे चली जाएगी? 500 प्लस 260, यस सर। 760 पे कॉस्ट चली जाएगी, यस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मेक करना चाहिए या बाय करना चाहिए? मेक। मुझे मेक करना चाहिए। क्यों मेक करना चाहिए मुझे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा। जो कॉमन फिक्स कॉस्ट है वो हाँ, मुझे मेक क्यों करना चाहिए? अब आप इसका रीजन मुझे बताएं ना, क्यों करना चाहिए मुझे? मेक क्यों करना चाहिए? फिक्स कॉस्ट आउटसोर्स पे उसकी मुझे वो रीजन बताना जो आप देंगे। देखिए मैंने आपसे कहा एग्जाम मुझे आपने 2 चीजें बताई। एक मुझे आपने बताना है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। जिससे आपने बताया मेक और बाय, आप कहते हैं मेक,
मैं कहता हूँ ठीक है, योर आंसर इज राइट, बट देन आई आस्क यू व्हाई। फिर आप मुझे कैलकुलेशन बताएंगे कि सर इतने का फायदा है, इतने का नुकसान है, और स्टेटमेंट लिख के देंगे कि क्यों है। तो अब आप मुझे क्या बताएंगे और कैलकुलेशन मुझे क्या कर देंगे? कैलकुलेशन आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन आप क्या करेंगे? अमाउंट मुझे क्या बताएंगे? प्रॉफिट या लॉस कितने का है? कोई प्रॉफिट या लॉस मुझे आप बताएंगे ना कि सर अगर ये काम करूंगा तो इतना फायदा है, ये काम करूंगा तो इतना नुकसान है, तो वो कितना आ रहा है उसकी कैलकुलेशन मुझे करके दें और स्टेटमेंट बताएं। स्टेटमेंट आप मुझे क्या बोलेंगे? सर जब मेक कर रहे हैं तो हमारा 5 लाख आएगा ना? मेक करेंगे तो 6 lakh का बना। नहीं, मेक करेंगे तो 20,000 देखिए बाय करेंगे तो सिंपल 5 लाख है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्वल्स Yes sir. ठीक है। 6 लाख अगर बाई करें 5 बाय तो 25 पे है ना, Yes sir. ठीक है। और अगर मेक करता हूं 6. तो उससे तो मुझे वैसे 6 लाख का है, Yes. लेकिन उस 6 लाख में से कितनी चीजें थी? एक 13 दो चीजें थी। यस सर जो 2 चीजें थी वो अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल। तो असल में 260 इससे तो मुझे शो हो रहा है कि ये पार्ट मुझे कितने का मिल रहा है? 5 lakh. 30 का 30 का, Yes sir. वो असल में 17 ठीक है। लेकिन असल में मुझे 17 का एक किस्म का मुझे ये 17 का मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो 2 जो चीजें हैं वो तो वैसी भी होगा, उसका तो इसमें कोई काम ही नहीं है। वो तो अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो भी करना पड़ेगा, वो 2 खर्चा करना पड़ेगा। एक था 3 रुपए का और एक था 10 रुपए का, तो इसका मतलब ये 13 रुपए तो मुझे वैसे भी करने पड़ेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 20,000 which is equal to 260,000। 260,000 तो मुझे वैसे भी करना पड़ेगा। टोटल मेरा खर्चा था 6 लाख का। 6 लाख में से 260 तो वैसे भी करना पड़ेगा अनअवॉइडेबल। तो अवॉइडेबल कितना है? 340. 340 है। 340 वो कॉस्ट है जो अवॉइडेबल है। तो 340 जो कॉस्ट अवॉइडेबल है और 500 बाय की है कॉस्ट, तो फिर मेरे पास जो डिसीजन है वो आएगा कि मेक करें, क्योंकि अगर मैं मेक करता हूं तो मैं 340 या ये 260 बचा सकता हूं। Yes. अगर मैं बाय करूंगा तो 5 लाख ये भी करने पड़ेंगे 260 और 260 ये भी करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेक करूंगा तो सिर्फ वैसे तो 6 लाख करने पड़ेंगे, लेकिन उस 6 लाख में जो 260 है वो सिर्फ मेरी कॉस्ट तो नहीं है, वो तो बाकी सबकी भी कॉस्ट है, या वो तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। इस तरह करते हैं, अनअवॉइडेबल कॉमन फिक्स कॉस्ट इसको ना बोलें, क्योंकि कॉमन फिक्स कॉस्ट उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ये अनअवॉइडेबल है, ये वैसे ही हो, तो ये तो अनअवॉइडेबल है। तो अगर अनअवॉइडेबल है तो ये इस पार्ट की कॉस्ट नहीं है, वैसे तो है लेकिन डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैं इस 260 को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा 340 को 500 के साथ, ठीक है। तो मेरा फायदा है कि मैं इसको बनाऊं, मेक बाय, ठीक। गॉट द आइडिया? या इस तरह भी आप कह सकते हैं अगर मैं बाय करूं तो 5 लाख देने पड़ेंगे प्लस 260 और देने पड़ेंगे। कितने हो गए? 760। यहां पर कितने दे रहा था मैं? 6 लाख। तो दोनों का फर्क कितना आ गया? 160. 160 आ गया, Yes sir. ठीक है। तो 160,000 जो है मुझे यहाँ पर बचत. एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। मतलब मुझे कोई बचत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 340 में ऐसा मैं पे करूँ, 260,000 जो है वो मेरा अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, Yes. उसको हटा। ठीक, क्लियर हो गया? Yes. क्लियर हो गया क्लास? जाओ आगे, क्लास आगे जाएंगे। Yes sir. ओके, 2 डिसीजन हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबको याद है? ये कॉन्सेप्ट तो सबको याद है ना? ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था। 2020 हाँ 2020 में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? और एक काम करने से एक काम करने से दूसरी काम से जो दूसरी जगह से प्रॉफिट प्रॉफिट आता है वो अब खो देते नहीं आएगा। So this is called as opportunity cost. Opportunity cost is the benefit that is foregone
एक बेनिफिट मुझे वहां से आ रहा है, लेकिन अब वो बेनिफिट नहीं आ रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ परसुइंग सम कोर्स ऑफ एक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट एक्चुअल डॉलर आउटलेज। ये एक्चुअल डॉलर आउटलेज नहीं होता, मतलब एक्चुअली आप पैसे नहीं दे रहे होते, ठीक है, इकोनॉमिक, एंड आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फॉर्मल अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। या आप इसको फॉर्मली रिकॉर्ड भी नहीं करते, आप रिकॉर्ड उस चीज को करते हैं जो कि असल में पैसों में हो रहा होता है, ये पैसों में नहीं हो रहा होता। क्या वो पैसे आपके पास आए? नहीं आए। जब कोई चीज आई नहीं, कोई चीज गई नहीं, तो फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करूं? हमने ये कहा था ना, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, याद है इकोनॉमिक? जब कोई चीज होगी तो आप रिकॉर्ड करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे तो आप कोई चीज कर ही नहीं रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये काम कर लिया तो इस दूसरे काम से जो अब मैं नहीं कर रहा, इससे मुझे एक फायदा आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा, तो वो इस काम के करने की कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट उसको बोलते हैं। एक्सप्लिसिट नहीं है, नजर नहीं आती, इम्प्लिसिट है, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। हाउ वुड दिस कांसेप्ट पोटेंशियली रिलेट टू द एसेट्स काम? अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात की, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां है? इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कर रहे हैं। How would this concept potentially relate to the Essex company? Essex company की एग्जांपल हमने अभी ये की है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और कौन सी है और कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर दो ऑप्शंस हों और आप कोई एक ऑप्शन करें तो जो दूसरी ऑप्शन का कोई बेनिफिट आ रहा है वो आपसे चला जाए, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी, अगर मैं ये खरीद लूं बाहर से तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 760। 5, ठीक है, 5 लाख देने पड़ेंगे ना? Yes, sir. ठीक। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर वो मैं दूसरा ऑप्शन करता तो मुझे बचत हो जाती। कितने की बचत हो जाती मुझे? 160. 160, 260, मुझे 260 की बचत हो जाती, ठीक है। तो अब वो बचत मुझे नहीं होगी, अब वो 260 भी मुझे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बाहर से खरीदूं 260 भी देने पड़ेंगे ना, फैक्ट्री के अंदर भी पैसे डालने पड़ेंगे 260 के, वो तो खत्म ही नहीं होते। हमने तो कहा था वो खत्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वो तो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो वो इस काम के करने की कॉस्ट, ठीक है, ओके। स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर बताया था? Yes. कुछ बताया था ना? Customize. कस्टमाइज ऑर्डर है, और स्पेशल ऑर्डर की एक खास बात होती है कि ये कभी कभी आता है, ये हर वक्त नहीं आता, ठीक है। जॉब ऑर्डर अलग चीज है, स्पेशल ऑर्डर अलग चीज है। देखिए, जॉब ऑर्डर हर वक्त होगा, स्पेशल ऑर्डर कभी कभी होगा। मतलब मैं काम कर रहा हूं, मैं बनाता हूं मार्कर्स, मैं मार्कर्स बना रहा हूं, बेच रहा हूं, एकदम मुझे कौन आता है, मुझे आ जाता है इज्जत कौन आता है। इज्जत कहता है कि मुझे चाहिए चतराल के लिए मार्कर चाहिए जो कि फ्रीज ना हो, उधर इतनी सर्दी होती है कि इंक फ्रीज हो जाती है, ठीक है। नहीं, ये तो बहुत स्पेशल हो गया। अच्छा, सही है, ठीक है, ये सही है। वो मुझे कहता है ऐसा मुझे ऐसी इंक चाहिए जो फ्रीज ना हो। मैं कहता हूँ ठीक है, इंक के अंदर एक केमिकल डाल दूंगा आपके लिए तो फ्रीज नहीं होगा, इसके अंदर एक स्पेशल चीज डाल दूंगा, आपका स्पेशल ऑर्डर है, ठीक। बस ये एक ही बार आता है, कहता है मुझे 1 लाख मार्कर दे दे, बस ये साल में एक बार आके मुझे ऑर्डर दे देता है, ये अपना 1 लाख मार्कर ले जाता है। लेकिन इसकी वजह से मुझे जो बाकी ऑपरेशन है वो अफेक्ट नहीं होता, वो बाकी काम मैं कर रहा हूं। इसके स्पेशल ऑर्डर पे मैं बस एक केमिकल लेना है, वो इसके अंदर डालना है, बस, ठीक है। या इज्जत कहता है कि मुझे अपने स्कूल के लिए मार्कर चाहिए, उसमें मेरा नाम लिख दें, इज्जत फाउंडेशन, ठीक, लेट्स से। Yes. तो मैं कहता हूँ ठीक है, उसके लिए एक मशीन लेनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर मैं प्रिंट करूंगा, बस वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर, जो कि कभी कभी आए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी बीच में, ठीक है, या हो सकता है मॉडिफिकेशन ना भी हो, ठीक, लेकिन नॉर्मली मॉडिफिकेशन होगी, और ये कभी कभी होगा। इज्जत हर रोज नहीं आता कि 1 लाख मार्कर दे दो, 1 लाख मार्कर दे दो। इज्जत साल में एक बार आता है, मुझे ऑर्डर देता है, बस लेके चला जाता है, फिर 1 साल बाद आता है जब मार्केट्स खत्म हो जाते हैं तब लेकर आता है, ठीक है। गॉट द आइडिया? दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल, ठीक है, ओके। बाय द वे, इज्जत उधर इंक फ्रीज होती है, चौक इस्तेमाल करें चॉक से, दैट्स गुड।
चौक इस्तेमाल किया, मैंने पिछले दिनों चौक इस्तेमाल किया था, जो हशर हुआ था कपड़ों का और हाथों का देखा था। Okay, and you would be bit surprised to know that there is one room over here where we cannot actually write on the whiteboard because it's not actually a whiteboard, वो एक digital screen है और उसके नीचे जो है वो chalk वाला board है और उसके ऊपर आपको chalk से लिखना पड़ता है और वहाँ पे chalk भी पड़ेंगे और chalk से वो जिस तरह पुराने ज़माने में हम लोग लिखते थे और डस्ट भी पड़ेंगे। So sad, sir. और वो कौन सा है? वो एक बहुत स्पेशल किस्म का रूम है जहाँ पे आपकी क्लासेस नॉर्मली नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस। Okay, let's start. Key terms and concepts. A special order is a one-time order that is not considered part of the company's normal ongoing business. देखिए, one-time order. ये हमारा normal business नहीं है। मेरा normal business नहीं है कि मैं कौन सा क्या कहते हैं? Freeze जो नहीं होती ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? Non-freezing. Anti-freeze. Anti-freeze marker था। इस आइडिया तो अच्छा नहीं? Anti-freeze marker। ठीक है? Anti-freeze marker। चतुराल के लिए हम स्पेशल anti-freeze marker। एंटार्क्टिका में भेजेंगे वो सर। Antarctica में freeze। ठीक? Okay, ये हो गया। When analyzing a special order, only the incremental cost and benefits are there. अब देख लें, जब भी स्पेशल ऑर्डर देखेंगे आप लोगों ने क्या चीजें देखी हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट। इंक्रीमेंटल क्या चीज थी? ये हमने शुरू में पूछा था, जो बिल्कुल शुरू में चैप्टर के स्टार्ट में किया था। क्या होता है? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल किसे कहते हैं? इंक्रीज ना, जो इंक्रीज हो, जो इंक्रीज हो, यानी इन अदर वर्ड्स व्हिच इज डिफरेंशियल। जो डिफरेंट हो जाए ना, इंक्रीज हो जाएगी तो डिफरेंट हो जाएगी ना, सेम नहीं रहेगा। तो उस कॉस्ट या बेनिफिट को देखना है जो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंटल। उस कॉस्ट या बेनिफिट को देखना है जो इंक्रीमेंटल। गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। स्पेशल ऑर्डर। General Corporation makes a single product whose normal selling price is 20 per unit. Normal price is 20 per unit और ये हमारा एक प्रोडक्ट है General Corporation का। A foreign distributor offers to purchase 3000 units for 10 per unit. अब एक बंदा आया है foreign distributor, वो कहता है मुझे 3000 यूनिट लेकिन 10 रुपए का, हाफ प्राइस पे मांग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मांग रहा है, 3000 यूनिट्स बल्क में। ओके, सही है। दिस इज अ वन टाइम ऑर्डर दैट वुड नॉट अफेक्ट द कंपनीज रेगुलर बिजनेस। उसने बता दिया आपको कि ये वन टाइम ऑर्डर है। वन टाइम ऑर्डर हमने क्या कहा था? वन टाइम ऑर्डर क्या चीज होती है? इट्स अ स्पेशल ऑर्डर। सो दिस इज अ स्पेशल ऑर्डर। आगे चलें। Annual capacity is 10,000 units, but General Corporation is currently producing and selling only 5,000 units. आपके पास जो मशीन्स लगी हुई हैं, जो आपके पास स्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है आपकी? 10,000। आप लोग अब कितना बना रहे हैं? 5,000। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव द कैपेसिटी। ठीक, सो शुड जेट एक्सेप्ट द ऑफर? Yes. वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सर, देखेंगे सर। देखेंगे ना, पहले तो देखेंगे कि आप बना तो सकते हैं ना, एक बात तो कंफर्म बना सकते हैं। इसके बाद कॉस्ट को देखेंगे, कॉस्ट क्या है। ठीक है, हाँ, कि कैपेसिटी के हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब देखेंगे क्या मुझे फायदा है या नहीं, क्या मुझे इस चीज में फायदा है या नहीं। लेट्स सी। और हमने क्या करना है, क्या चीज देखेंगे ना, क्या देखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया इंक्रीमेंटल रेलेवेंट ही है, लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीमेंटल। Okay. Let's start. This is your income statement. ये General Corporation की income statement. Revenue कितना है आपका? 5,000 multiplied by 20. हमने क्या कहा था? आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं अभी? 5,000. एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं? 20 रुपए का. So 5,000 multiplied by 20 equals 1 lakh. Okay. 100,000. चतुराल में शायद 5,000 multiplied by 20 10 lakh होते हो. शायद सर। शायद. शायद में 1 lakh. Okay, variable cost. Direct material 20,000, direct labor 5,000, manufacturing overhead 10,000, marketing cost 5,000. तो ये सारी वेरिएबल कितनी होगी? 25, 30, 40. 40 होगी? ठीक. 100 minus 40, 60. कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया? Yes, sir. इसके बाद आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है? 28 and 20, which equals 48.
48. Okay. So 60 minus 48, 12,000. 12,000. ये आपके पास है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम. सही है? सही है? अब आपको जो स्पेशल ऑर्डर आ रहा है वो कितने का है? 3,000. per day. ओके, 3,000 यूनिट्स का. और एक यूनिट वापसी कितने का मांग रहा है? 10. अब आपने ये देखना है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं. हमने कहा पहली चीज ये है कि मेरे पास कैपेसिटी है. डू आई हैव द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर? Yes. यस, आई हैव द कैपेसिटी. अब ये डिसाइड करना है कि क्या 10 रुपए मुझे फायदा है या नुकसान. 10 रुपए में बेचना, इसकी कॉस्ट को देखना पड़ेगा. ठीक है? मैं जब भी एक यूनिट बनाता हूं, एक यूनिट, मुझे कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है? 20. कॉस्ट क्या कैलकुलेट? पर यूनिट कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट बताएं मुझे. पर यूनिट कॉस्ट क्या है? बताएं ना, तो बताएं ना. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तीन हो गए बस. क्या इस ऑर्डर को लेने के लिए मुझे मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ी? नहीं. स्पेशल ऑर्डर है ना, इसके लिए तो मैंने कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं की. मार्केटिंग कॉस्ट तो मैं जनरली करता हूं, मैं बस ऐड दे देता हूं टीवी के अंदर, मैं बिलबोर्ड लगा लेता हूं. लेकिन ये स्पेशल ऑर्डर है, ये तो बस मेरे पास आया, ऐसे मुझे कहा कि मुझे ये चीज चाहिए. ठीक है? इसके ऊपर क्या मेरी मार्केटिंग कॉस्ट इनकर हुई? नहीं. फिर भी क्वेश्चन में देखते हैं आगे कि क्या मुझे कुछ मार्केटिंग कॉस्ट बता रहा है? नहीं बता. ठीक है? उससे मुझे कुछ नहीं कहा. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मार्केटिंग कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए सोचूंगा. बाकी क्लियर कर है. मार्केटिंग कॉस्ट का देखता हूं कि क्या मुझे कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर या नहीं. नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है. कुछ भी गिवन नहीं है. मस्ट बी इनकर्ड ऑन स्पेशल ऑर्डर. कह रहा है कि मस्ट बी इनकर्ड ऑन स्पेशल ऑर्डर, कि मार्केटिंग कॉस्ट स्पेशल ऑर्डर में इनकर करना है. नहीं तो अदरवाइज हम मार्केटिंग कॉस्ट को स्पेशल ऑर्डर्स के अंदर नहीं इंक्लूड करते. लेकिन वो कह रहा है कि करना है. तो अगर मार्केटिंग कॉस्ट भी इनकर करनी है तो फिर मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 8. पर यूनिट कॉस्ट होगी मेरी 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5,000. टोटल कितनी होगी? 40,000. ये कितनी यूनिट्स पे आ रही है? 5,000. 5,000 यूनिट्स की. तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 8. 40,000 डिवाइड बाय 5,000 इक्वल्स 8. लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि मार्केटिंग कॉस्ट इसके ऊपर इनकर नहीं होगी, तो फिर आप लोग क्या करते? Minus 5,000. क्या करते आप लोग? 35,000 ये करते. सही है? क्लियर है? क्लास क्लियर है? और से देखिएगा. ठीक है? एग्जाम में फिर ये चीज आपने देखनी होगी. ठीक? ये तीन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक है. मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या ट्रिक है. ठीक? एग्जाम में इसी ट्रिक्स की बेस पर मैं क्वेश्चन बनाता हूं. सो कीप योर माइंड ओपन. ये भी हो गया. अब आगे आ गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फिक्स कॉस्ट 28,000. क्या स्पेशल ऑर्डर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आ रहा है 28,000 का, ये ज्यादा या कम होगा? या ये मार्केटिंग कॉस्ट जो है ये ज्यादा या कम होगा? नहीं, ये तो फिक्स कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट हमने कहा नहीं होती ज्यादा. ठीक है? ठीक. अगर हम रेलेवेंट रेंज के अंदर रहें और प्रोडक्शन ज्यादा कर दें, ठीक है, एक्टिविटी ज्यादा कर दें, तो ये फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी. तो ये दो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं. तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट कितनी की पड़ेगी? 7 की तब पड़ेगी अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीज इनकर्ड होगी, सॉरी ये चीज इनकर्ड नहीं होगी स्पेशल ऑर्डर में. लेकिन ये जो क्वेश्चन है इधर अभी जो करंटली है, इसमें वो कह रहा है कि ये इनकर्ड है. तो अगर ये इनकर्ड है तो आपकी कॉस्ट कितनी है अभी? 8 है. और वो आपसे कितने की मांग रहा है चीजें? 10 की मांग रहा है. तो क्या आपका फायदा है? आपका फायदा है या नुकसान है?
फायदा है, कितने का फायदा है? 2 रुपए का। 2 रुपए का फायदा हो गया, तो टोटल फायदा कितना हो गया? टोटल फायदा कितना हो गया? 6,000 का। तो ये जो आपकी जो इनकम है 12,000, ये 12,000 की बजाय कितनी हो जाएगी? तो क्या आपको इस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए? यस सर। दिल से 6,000 क्लियर? यस क्लियर? सही है? यस तो देखिए कैलकुलेशन सब क्वेश्चन में सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन थी, लेकिन उसको समझना है, ठीक है? उसको समझना है और फिर कैलकुलेशन करना है। सही है? यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? क्लियर है क्लास? यस क्लियर है? आगे जाऊं, इस क्वेश्चन को कर लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा ही टाइम है, उसके बाद खत्म कर दें, ठीक है? ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। नॉर्दर्न ऑप्टिकल ऑर्डिनरी सेल्स द एक्स लेंस फॉर 50। एक्स लेंस की नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 50, द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 10, द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज 18 per unit and the variable selling cost is 1। ठीक है? सेलिंग कॉस्ट की एक वेरिएबल प्रोडक्शन है यस सर which is equal to 10, वेरिएबल सेलिंग है which is equal to 1, और फिर उसके बाद है फिक्स्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन 18 which is 18, यस और कितने का बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस? 50। A customer has requested a special order for 10,000 units of the X lens to be printed with the customer's logo। एक कस्टमर आ रहा है, वो कह रहा है लेंस मुझे चाहिए लेकिन इसके ऊपर मेरा लोगो बना के, और कितने यूनिट्स आपसे मांग रहे हैं? 10,000। This special order would not involve any selling cost। इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट नहीं है। अब देखो उसने कह दिया, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि उसके अंदर सेलिंग कॉस्ट है, यहाँ पर ये सेलिंग कॉस्ट स्पेशल ऑर्डर के अंदर नहीं है, तो क्या करूं इसको? हटा दे हटा दे, ये हटा दे। This special order would not involve any selling cost, but Northern Optical would have to purchase an imprinting machine for 50,000। वो तो सही है, सेलिंग कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन लोगो किस तरह बनाएंगे इसके ऊपर? उसके लिए मशीन चाहिए। मशीन कितने की है? 50,000। तो मशीन की कॉस्ट है 50,000। Okay, would have to purchase an imprinting machine for 50,000। What is the rock bottom minimum price below which Northern Optical should not go in its negotiations with the customer? अब आप negotiate कर रहे हैं कस्टमर के साथ, यार इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। आपने मुझे बतानी है रॉक बॉटम प्राइस, सबसे कम कम प्राइस, जिससे नीचे आप लोग नहीं जा सकते। अगर आप उससे नीचे जाएंगे तो आप लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है? In other words, below what price would Northern Optical actually be losing money on the sale? There is ample idle capacity। अब आप कह सकते हैं कि यार इसको कितनी प्रोडक्शन करके देनी है आपको? इसने क्या करा? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स पहले ये तो देखें 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं कि नहीं? आपके पास मशीन है, सब कुछ है, तो वो आपसे कह रहा है बना सकते हैं। और एक और बात भी आपको बताना है कि ये जो 50,000 की मशीन लेंगे आप, इसकी कोई यूज ये इस ऑर्डर के बाद नहीं खत्म, कोई फायदा नहीं, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बताएं प्राइस कितनी रखूं? और सॉरी प्राइस क्या है? रॉक बॉटम प्राइस क्या है? जी सारा डेटा आपके सामने लिखा, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करें। रॉक बॉटम प्राइस कितनी रखूं? जी क्लास कम ऑन सॉल्व। इधर रॉक बॉटम प्राइस कितनी है? रॉक बॉटम प्राइस सारा डेटा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप कहती हैं तो दोबारा ये ठीक सारा डेटा इधर लिखो, इसमें से ये काट दिया होगा सर। जी क्लास रॉक बॉटम प्राइस रॉक बॉटम प्राइस क्या होगा? जी
would be the rock bottom price? G class calculation. Come on, class. आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है 50, 10, 15, 29। ये ऑप्शन है, ये डेटा है जी 50, 10, 15, 29। Come on, give me the answer. जी इज्जत, नूर, मुशर्रफ, 29। हसन कह रहा है 29। जी 29। अभी फरवा सर 29 नहीं, कैलकुलेशन का पता नहीं, लेकिन 29 और 50 कोई बड़ा नंबर होना चाहिए। ये क्या बात हुई? अच्छा ये तो कोई बात नहीं। 50 होगा सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला मामला तो नहीं है कि मशीन जो परचेज की है उसकी कैलकुलेशन कैसे करें? देखें, सेलिंग प्राइस 50 इसका इससे कोई ताल्लुक है? ये जो डेटा मैंने अभी कैलकुलेट करना है, मैंने अभी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, मैंने कॉस्ट उसको बतानी है ना कि कॉस्ट कितनी है, तो इसका उससे कोई ताल्लुक है? नहीं है, इसको तो हटा दें। वेरिएबल प्रोडक्शन कितनी है? 10। इसके लिए जब मैं ये लेंस बनाऊंगा तो ये 10 रुपए की कॉस्ट मुझे करनी पड़ेगी। यस। वेरिएबल सेलिंग होगी? नहीं होगी, इसको भी काट दें। फिक्स प्रोडक्शन 18। Yes, sir. फिक्स प्रोडक्शन 18। हमने क्या करा? फिक्स कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है? फिक्स होती है। तो अगर मैं एक्टिविटी को ज्यादा करूं विद इन द रेलेवेंट रेंज तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती ना, No, sir. टोटल वाइज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। सर पर यूनिट टोटल होती है। पर यूनिट पर यूनिट तो चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट चेंज होती है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस यूनिट के ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी? देखें, अगर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 18 पर यूनिट है तो कितने यूनिट्स आप इससे पहले बना रहे थे? उसने कुछ बताया आपको? नहीं बताया, ठीक है। तो बस एक यूनिट पे 18 रुपए आ रही थी। अब अगर आप कॉस्ट ज्यादा, अब अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसके ऊपर 18 रुपए आएगा, उसके ऊपर 18 रुपए की कॉस्ट आएगी। Yes, sir. कैसे आएगी? अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा रेंट जो है वो इस कमरे का रेंट है 5000, आप इसमें बना रहे हैं कुछ यूनिट्स, नंबर नहीं बता, और मैं कहता हूं एक यूनिट और ज्यादा कर दो, तो क्या आप कहेंगे कि सर फिक्स कॉस्ट रेंट ज्यादा हो जाएगा? पर यूनिट कम हो जाएगा, ज्यादा तो होगा ही नहीं, लेकिन पर यूनिट कम होगा, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर कोई कॉस्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। देखिए, एक्स्ट्रा यूनिट में तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ रहा। No, sir. देखिए, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये लाइट्स लगाई। 9 स्टूडेंट के लिए मैं आया हूं और मैं दे रहा हूं पर आवर का कुछ पैसे। अगर यहाँ पे एक 10th स्टूडेंट आ जाए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा होती है? नहीं। क्या इस रूम का रेंट ज्यादा होता है? नहीं। क्या मैं आपसे पैसे ज्यादा दूंगा? नहीं। ये कॉस्ट कोई भी ज्यादा नहीं होगी। हाँ, अगर इन सब कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करूं तो वो कम हो जाएगा, तो उससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए तो एक सप्लायर आया है एक्स्ट्रा, वो मुझे कह रहा है यार मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा बना के दे दो। मैं कहता हूं ठीक है बनाता हूं, मैं देता हूं, मेरे पास जगह है बनाने की, है, बना सकता हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर मटेरियल लगेगा, वेरिएबल प्रोडक्शन, यस। लेबर लगेगा, यस। वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, यस।
लेकिन क्या फिक्स्ड ओवरहेड एक्स्ट्रा लगेगा? No, sir. नहीं लगेगा। फिक्स्ड ओवरहेड कोई भी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। तो जब नहीं लगेगा तो इज इट अ रेलेवेंट कॉस्ट? इज इट अ रेलेवेंट कॉस्ट? नो। इसको भी हटा दें। अब तक सिर्फ 10 रुपए। आगे जाएं। मशीन कॉस्ट। लेकिन जो इसके लिए ये एक्स्ट्रा यूनिट्स में बना रहा हूं, इसके ऊपर मैंने एक लोगो बनाना है। उस लोगो के लिए मुझे एक मशीन लेकर आनी है। मशीन कितने की है? 50,000 की। अब मैं कहता हूं यार 50,000 का क्या करूं? ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाऊंगा इसमें 50,000 की मशीन लेके लगा दूं, और जब ये 50 इसके यूनिट्स पूरे हो गए तो मशीन को दोबारा बेच देता। क्या मशीन दोबारा बेच सकती है? No, sir. नहीं। तो ये 50,000 रुपए मेरे Some एक किस्म के चले जाएंगे। लेकिन ये 50,000 रुपए किस चीज पे लगा रहा हूं? प्रोडक्ट 10,000 unit. स्पेशल 10,000 यूनिट पे। तो 10,000 यूनिट पे कौन कौन से पैसे लग रहे हैं? ये लग रहा है Variable cost. और ये भी लग रहा है। लेकिन ये टोटल है 50,000। 50,000 टोटल है। तो 10,000 में कितना हो गया? 5 per unit. पर यूनिट आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहा हूं इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है? दो cost. एक ये, Variable cost और machine cost. एक ये। तो कितनी कॉस्ट हुई? 15. 15। अगर 15 से कम उससे बोलूं 14 रुपए या 13 रुपए तो मेरा नुकसान. लॉस। तो 15 से ऊपर ऊपर उससे बात करूंगा, जितने भी कर दी, जितने की भी बात कर दी वो मेरा सारा प्रॉफिट है। ठीक है? 15 मेरी कॉस्ट है। तो मेरी रॉक बॉटम प्राइस क्या होगी? मतलब रॉक बॉटम, इससे नीचे नहीं जाना। 15. सर इन सारे क्वेश्चन में हम एक चीज सपोज करें कि हम जितने यूनिट्स पहले बना रहे थे, हाँ। हम ये बाकी स्पेशल ऑर्डर के यूनिट्स एडिशनल बना रहे हैं। ऑब्वियसली एडिशनल ही है। हमने स्पेशल ऑर्डर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ये ले। स्पेशल ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी? ये थी। A special order is a one-time order that is not considered part of the company's normal ongoing business. Normal ongoing business नहीं है, ये एक्स्ट्रा बन रहा है। सर और फिर आगे देखें कि इसको बनाते वक्त only the incremental cost and benefits are relevant, जो एडिशनल है। एडिशनल कॉस्ट एक ये है, एडिशनल कॉस्ट एक ये है, बस। और तो एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी वजह से ज्यादा नहीं हो रही, एडिशनल नहीं है, काट दिया। सेलिंग प्राइस इसके ऊपर कोई भी एक इनकर नहीं हो रही, काट दिया, बस। तो मतलब हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे फिक्स्ड सारे कॉस्ट्स कवर कर रहे हैं, तो हाँ। हम एडिशनल वाले में फिक्स डालेंगे ही नहीं। क्यों डालेंगे? उसमें तो कोई नहीं है, वो उसकी वजह से नहीं हो रहा ना। अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती फुल और इस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए मैं कहता कि मुझे एक मशीन और खरीदनी पड़ेगी और फिर मुझे एक रूम भी लेना पड़ेगा और मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो एडिशनल इसकी कॉस्ट होगी। लेकिन वो कह रहा है कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, तो बस ठीक है, नहीं है, सिर्फ एक मशीन लेनी है बस, उसकी कॉस्ट So variable cost are सर अगर विद इन लिमिट हो तो हम फिक्स हो। विद इन रेलेवेंट रेंज हो तो फिक्स कॉस्ट को आप लोग इग्नोर कर दें। Yes. Stop.